हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कि पाइथन प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोग्राम, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स ए कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए टास्क। ये एक प्रोसेस होता है। प्रोग्रामिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्रिएट करते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, पहले मैं इंस्ट्रक्शन समझाऊंगा। इंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ एक पर्टिकुलर टास्क। जैसे मैं आपको बोलूँगा सिट डाउन, तो ये एक इंस्ट्रक्शन है। स्टैंड अप, ये दूसरी इंस्ट्रक्शंस है। तो जब मैं ये सारी इंस्ट्रक्शंस मिला के कंबाइन करूँगा तो ये क्या बन जाता है? ये हमारा एक प्रोग्राम बन जाता है। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कंप्यूटर को बताता है कि आपको क्या टास्क करना है। अब बताओगे हम कि हमें प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी है? क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टास्क्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। यानी कि एक दफ़ा हमने टास्क लिखा हुआ है तो फिर हमें उसको फिर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली जितनी बार हम चलाना चाहे उतनी बार हम उसको चला सकते हैं। और प्रोग्रामिंग से हम क्या, जो हमारे मैनुअल प्रोसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक फैक्ट्री है, वहाँ पे मैं मैनुअल वर्क कर रहा हूँ, तो वो जो सारा मैनुअल वर्क है वो हम एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। किसके थ्रू? प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक है। और इससे हम सॉफ्टवेयर्स, जैसा कि आजकल की आईटी एज में तो आपको पता ही है, सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस वो सारी इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम बनाते हैं। तो की कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में? एक होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम किसे कहते हैं? अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। ठीक है। तो एल्गोरिथम जब हम डिफ़ाइन करते हैं, हम बोलते हैं कि ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब अब हमने तो एल्गोरिथम बनाया, ठीक है, अब इसको मैन्युअली हम कोडिंग करते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या आता है, हमारा राइटिंग आता है, कोड का लिखना, फिर उसके बाद कोड को टेस्ट करना और डिबगिंग करना। डिबगिंग का मतलब क्या है कि कोड में जो एरर्स है उनको एरर फ्री बनाना। ठीक है। कहीं पे कोई आपका कोड स्टक हो रहा है या आप एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, वहाँ से दूसरा रिजल्ट आपको निकल रहा है, तो वो चीज़ रिजॉल्व हम करते हैं यूजिंग डिबगिंग। ठीक है। अब कंप्यूटर प्रोग्राम का तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये होते हैं सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो एक ख़ास काम करते हैं। जैसे मुझे दो नंबर्स का एडिशन करना है, तो मैं पहले एक नंबर लूँगा, ये हुई मेरी इंस्ट्रक्शन नंबर 1। फिर उसके बाद मैं दूसरा नंबर लूँगा, तो वो हो गई दूसरी इंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद मैं उनको ऐड करूँगा, ये हो गई मेरी तीसरी इंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद मैं वो डिस्प्ले कराऊँगा, तो ये हो गई मेरी चौथी इंस्ट्रक्शन। तो ये 4 इंस्ट्रक्शंस क्या काम करती है? ये एडिशन करती है किसका? 2 नंबर्स का। ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम हमने क्या डिफ़ाइन किया? ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है। इससे क्या किया मैंने? इससे मैंने एडिशन किया। लेकिन जब भी हम ये इंस्ट्रक्शंस चलाते हैं, ये हम एक सीक्वेंस में चलाते हैं। मैंने पहले ही प्रिंट नहीं किया, बल्कि मैंने क्या किया काम? पहले मैंने एक नंबर लिया, फिर मैंने दूसरा नंबर लिया। अब ये काम कैसे करता है? हम पहले यहाँ से इनपुट देते हैं, फिर वहाँ से कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है यूजिंग एल्गोरिथम, जो हमने स्टेप्स कंप्यूटर को बोले हुए होंगे, और उसके बाद हमें कंप्यूटर रिजल्ट देता है। एग्जाम्पल क्या है? आपको एक कैलकुलेटर प्रोग्राम है जिसके ज़रिए आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हो। ठीक है। आप यहाँ से 2 + 2 देते हो, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, आपको 4 निकलता है आंसर। ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट रिलेटेड टू कंप्यूटर प्रोग्राम, कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। अब उसके लिए हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेज है, जैसे सी है, C++ है, जावा है। उन्हीं में से हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन, देखिए पहले ये वर्ड्स अब देखिए। पाइथन इज़ अ हाई लेवल,
ये हमें पहले समझना है। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये चीज़ भी हमें समझनी है। ये दो वर्ड्स है, एक हाई लेवल और दूसरा इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो जानी जाती है अपनी सिंप्लिसिटी और वर्सटैलिटी के लिए। पहले हम समझेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। देखिए, जो हमारे पास लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में, एक होती है बाइनरी लैंग्वेज, दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज और तीसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो करता है बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। अब अगर मुझे कोडिंग करनी है तो मैं बाइनरी में तो कोडिंग नहीं कर सकता ना, मुझे नहीं मत पता है 0 1 0 0, वो तो उसी फॉर्म में कोडिंग हमें करनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया काम, हमने हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया। हाई लेवल लैंग्वेज वो वाली लैंग्वेज होती है जो हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब बताएंगे आप कि अगर हाई लेवल लैंग्वेज है तो फिर कंप्यूटर को कैसे अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास ट्रांसलेटर्स होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं किस में, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज मैंने क्या बोला आपको, ये वो लैंग्वेज है जो हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लिखते हैं और जिसको हमें लिखना ईजी हो जाता है। जैसे मुझे कंप्यूटर पे कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो मैं लिखूँगा प्रिंट ए, तो सीधे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उसका कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 1 0 0 0, वो सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेटर्स यूज़ होते हैं जो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं किस में, मशीन लैंग्वेज में। हमारे पास कंपाइलर्स भी होते हैं और इंटरप्रेटर्स भी होते हैं, और यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वो है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन जो हम लिखते हैं उसको ट्रांसलेट करता है किस में, बाइनरी लैंग्वेज में। अब की फीचर्स क्या है, ये तो एक तो ईजी है ये लर्न करना और यूज़ भी करना, और एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है इसमें। अब पाइथन का इस्तेमाल कहाँ पे यूज़ होता है, वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है। जैसे पाइथन का ही एक फ्रेमवर्क है जेंगो, जिसमें हम वेब डेवलपमेंट करते हैं। डेटा एनालिसिस में होता है, मशीन लर्निंग में होता है, ऑटोमेशन में होता है, और बहुत सारी जगहों पे होता है। अब बेसिक्स ऑफ पाइथन, इसमें पहले हमें देखना है कि पाइथन को हम पहले इंस्टॉल कैसे करें, ठीक है। और उसके बाद हमें दूसरा एक चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल करनी होती है, IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो उसके लिए हम VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं, पाइचार्म भी यूज़ कर सकते हैं, या जुपिटर नोटबुक भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ज़्यादातर VS कोड ही यूज़ करूँगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि हम ये दो चीज़ें पाइथन और VS कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आप जाएंगे पहले गूगल में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे काम, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली, गूगल में हम लिखेंगे पाइथन डाउनलोड, ठीक है, पाइथन डाउनलोड। तो यहाँ पे आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पाइथन का लेटेस्ट वाला वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ही आपने ये डाउनलोड किया फिर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हो कि ये आपका सही से इंस्टॉल हुआ कि नहीं। CMD में जाके आप लिखिए यहाँ पे पाइथन -- वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन का जो वर्जन आ रहा है वो है 3.9.0। हालांकि मेरा वर्जन पुराना ही है, लेकिन यहाँ पे लेटेस्ट वाला वर्जन है 3.13.1, ठीक है। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक और चीज़ इंस्टॉल करनी है, वो है हमारा VS कोड। तो उसके लिए आप सिंपली लिखिए यहाँ पे VS कोड डाउनलोड। तो जो ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप VS कोड की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे विंडोज़ वाला VS कोड आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड और इंस्टॉलेशन के बाद आप, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपना VS कोड को ओपन कर सकें, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरे VS कोड है, मैं पहले यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा फोल्डर, एक पाइथन फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जैसे मेरा फोल्डर यहाँ डेस्कटॉप पे है पाइथन पे आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर सकते हो। तो ये आपका पाइथन यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथन और ओपन करने के बाद हम पहले ही क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाएंगे और यहाँ पे आप
को एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है पाइथन रन करने के लिए, पाइथन। ठीक है, चूँकि मेरा ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है ही, तो मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे वो इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे काम, ये मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे इस न्यू फाइल पे क्लिक करके मैं बनाता हूँ एक फ़ाइल वेलकम। ठीक है, देखिए जब भी हम फाइल बनाएंगे पाइथन में, तो उसके लिए हमें पहला ये चीज़ याद रखनी है कि हमारा जो नाम होगा वो स्टार्ट होना चाहिए विद कैरेक्टर और विद अंडरस्कोर। ठीक है, नंबर से हम नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा welcome.py। इससे मेरे कंपाइलर को पता चलता है, VS कोड को पता चलता है कि ये जो फाइल है ये कौन सी फाइल है, ये पाइथन की फाइल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपना सिंपल, सबसे सिंपल, एक सिंपलेस्ट प्रोग्राम लिखूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। ठीक है, तो इसको मैं सेव करूँगा यहाँ पे। तो देखिए मेरी फाइल बन गई welcome.py। तो अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके देखिए यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे आ गया वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। ठीक है, यही मैं बोल रहा था हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में क्या फ़र्क होती है। आपने सिंपली यहाँ पे प्रिंट लिखा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये फंक्शन है जिसमें हमने अपना टेक्स्ट लिखा। तो ये कोड ट्रांसलेट हो गया किस में, मशीन लैंग्वेज में। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कैसे क्या होगा। हमने खाली यहाँ पे ये वाला इंटरप्रेटर पे किया, हमें क्लिक किया तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया। बाकी सारी जो प्रोसेस है वो हमारा कंप्यूटर खुद से करता है। ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा काम, हम यहाँ पे जाके अपनी प्रेजेंटेशन में, तो यहाँ पे मेरा एक आपको मुझे ये चीज़ समझानी थी कि यहाँ पे मेरे पास है पाइथन वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल हम नाम रखते हैं किसी भी मेमोरी लोकेशन का। ठीक है, जिसमें हम अपना वेरिएबल स्टोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल आपको दूंगा, आपके किचन में बहुत सारे कंटेनर्स होंगे। ठीक है, तो एक में आपने शुगर रखा है, दूसरे में सॉल्ट रखा है, तीसरे में तीसरी चीज़ रखी है। ठीक है, तो वो क्या होल्ड करते हैं ना कोई वैल्यू। वैसे ही अगर हमें कोई वैल्यू लेना होगा, ठीक है, तो वो हम किस में रखते हैं, वो हम वेरिएबल्स में रखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे सिंपली वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें पाइथन में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेरिएबल a = 20, तो इससे क्या हो गया, एक वेरिएबल बन गया। ठीक है, क्या बन गया, एक वेरिएबल बन गया जिसमें क्या वैल्यू गया, 20। अब अगर मैं चाहूँ मैं इसका वैल्यू प्रिंट भी करवा सकता हूँ, प्रिंट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, यहाँ पे लिखूँगा मैं वैल्यू ऑफ a = a। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रन करूँगा इसको, तो यहाँ पे आ गया वैल्यू ऑफ a = 20। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल्स के रिलेटेड मैं आपको इम्पॉर्टेंट वाली बात बताना चाहता हूँ। पाइथन अलाउज वेरिएबल्स टू होल्ड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप एंड द टाइप कैन चेंज ड्यूरिंग रन टाइम। देखिए आपको अगर याद होगा, अगर आप फैमिलियर हो विद सी प्रोग्रामिंग, तो सी प्रोग्रामिंग में जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे तो हम यहाँ पे लिखते थे ऐसे इंट a = 20। यहाँ पे ये वाली, या ऐसे फ्लोट b = 30, यहाँ पे 30.2। यहाँ पे ये वाली परेशानी हमें नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। जो ही आपने लिखा a = 20, तो पाइथन खुद से समझ लेता है कि ये किस टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है। अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे b = 13.5, तो पाइथन खुद से अंडरस्टैंड करेगा ये फ्लोट टाइप है, यानी कि ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो एक और चीज़, और यहाँ पे अगर मैंने लिखा a = 20, तो a का a जो है ये क्या बन गया, इंटीजर। मैं इसको a = 15.36 भी लिख सकता हूँ। अभी पहले तो था a 20,
लेकिन मैंने इसको डायनेमिकली वैल्यू चेंज किया ड्यूरिंग रन टाइम। अब इसका वैल्यू क्या बन गया 15.36। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, अब देखोगे कि इसका वैल्यू क्या आ गया 15.36। यानी कि वेरिएबल जो है उसका वैल्यू चेंज होता रहता है अपॉन द एग्जीक्यूशन। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इसका वैल्यू चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक चीज़ यहाँ पे। अब एक और चीज़ यहाँ पे है, मैंने आपको बोला था कि हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करना होता है कि ये पाइथन में हमें इंटीजर है, डेसिमल है, फ्लोट है या स्ट्रिंग है, ये चीज़ें हमें डिफाइन नहीं करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे रूल्स होते हैं कुछ जो हमें यूज़ करने होते हैं फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स। ठीक है, क्या मतलब, पहले मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। जब भी हम वेरिएबल का नाम स्टोर करना है हमें, तो हम वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर सकते हैं विद एनी कैरेक्टर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा आदिल इज इक्वल टू 50, तो ये एक वैलिड वेरिएबल है। इसको मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर सकता हूँ, देखिए ADIL। ठीक है, लेकिन a इज इक्वल टू 50, मैं वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकता विद नंबर। देखिए जो ही मैंने नंबर लिखा यहाँ पे 5, तो यहाँ पे एरर आ गया। दैट मीन्स जो वेरिएबल का नाम है वो हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर मैं लिखूँगा अब आदिल 5, तो ये वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि इन बिटवीन वेरिएबल के नाम में हम लिख सकते हैं नंबर, लेकिन स्टार्ट हम वेरिएबल के नाम से नहीं, ये ना नंबर के नाम से नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ठीक से चला। ठीक है, दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं स्पेस अगर डालूँगा, फिर मैं लिखूँगा आदिल HAS80, तो आप देखोगे कि इसने एरर थ्रो किया। वेरिएबल के बीच में स्पेस अलाउड नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करके, अगर मुझे स्पेस की ज़रूरत है तो मैं अंडरस्कोर कैरेक्टर यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन डायरेक्टली हम वेरिएबल का जो नाम है उसमें स्पेस नहीं डाल सकते। ये आप खुद से देखते हो कि यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। ठीक है, और तीसरी चीज़, स्पेशल कैरेक्टर्स का हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा $, ये हम वेरिएबल्स में यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ये थी कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी है वाइल डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ आदिल, मैं सिंपली यहाँ पे आदिल लिखता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे कीवर्ड है, कीवर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, उनको आप कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी तक, आप एक ही वर्ड से ही फैमिलियर हो, वो है प्रिंट। अगर मैं लिखूँगा प्रिंट इज इक्वल टू 50, तो ये चीज़ भी हम नहीं दे सकते। क्यों? ये इसलिए नहीं हम दे सकते क्योंकि ये जो ये वाला वर्ड है, या इफ़ इज इक्वल टू 50, ये क्योंकि ये रिजर्व्ड वर्ड्स है। क्या है? रिजर्व्ड वर्ड्स, जो कि पाइथन में ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं। ये हम वेरिएबल का नाम इनसे स्टार्ट नहीं कर सकते, ना ही हम इस, हाँ अलबत्ता अगर आप इफ़ IFF यूज़ करना चाहते हो तो वो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली कीवर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि हमारे पास यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होता है कमेंट्स का। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है? देखिए, अगर मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसके रिलेटेड मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है। मैं लिखूँगा यहाँ पे जैसे प्रिंट्स द वैल्यू ऑफ A, तो आप देखोगे कि मैं यहाँ पे अगर इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश भी करूँगा तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन नहीं की गई है, ये सिंपल एक टेक्स्ट है। अब अगर मैं लिखना चाहता हूँ अपने कोड के साथ कुछ टेक्स्ट जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे उस कोड के रिलेटेड, तो उसके लिए हमारे पास कमेंट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा होता है हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट। मैं आपको सिंगल लाइन कमेंट दिखाता हूँ। जो ही मैं हैश यूज़ करूँगा तो ये क्या बन गया है? ये हमारा बन गया है एक सिंगल लाइन कमेंट।
ठीक है। अब अगर आपको मल्टीपल लाइंस का कमेंट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं ऐसे। तो मैं लिखूँगा दिस इज ए मल्टी लाइन comment and the code is working fine, ठीक है। तो मैं अगर इसको रन करूँगा तो मेरा प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास कौन सा कंसेप्ट, सिंगल लाइन कमेंट का और मल्टी लाइन कमेंट का। अब मैं ये सारी चीज़ें हटा के हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास क्या होते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं बेसिकली कि आप किस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हो, किस में, अपने वेरिएबल में। हमारे पास जो डेटा टाइप्स है वो है, हमारे पास इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है, हमारे पास बूलियन है, ठीक है, हमारे पास नॉन डेटा टाइप भी है। तो ये हमारे पास डेटा टाइप्स है। तो अगर मैं लिखूँगा a इज़ इक्वल टू 10, तो जो ही मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया इसमें वैल्यू गया 10। ये इंटरप्रेटर क्या इसको बोलेगा कि ये जो a वैल्यू है ये किस टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है। मैं अगर लिखूँगा b इज़ इक्वल टू 13.5, तो ये किस टाइप का बन गया, ये फ्लोट टाइप का बन गया। अब अगर मैं लिखूँगा c इज़ इक्वल टू वेलकम, तो ये किस टाइप का बन गया, ये बन गया स्ट्रिंग टाइप का। अब अगर मैं लिखूँगा d इज़ इक्वल टू, मैं लिखूँगा यहाँ पे ट्रू, तो ये किस टाइप का बन गया, ये बन गया बूलियन टाइप का। अगर आप देखना चाहते हो कि a का टाइप क्या है, b का टाइप क्या है, c का टाइप क्या है और d का टाइप क्या है, तो मैं सिंपली लिखूँगा प्रिंट, यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइप ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे टाइप का वर्ड यूज़ करके मैं लिखूँगा ए का टाइप बताइए क्या है, ठीक है। कंट्रोल C, मैं यहाँ पे पेस्ट करके, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। तो मैं लिखूँगा टाइप जो है ए का ये वाला है, B का ये वाला है, C और D। अब देखोगे कि सिंपली आपको सीधे समझ में आ जाएगा कि ए का जो टाइप है वो आएगा इंटीजर, बी का आएगा फ्लोट, सी का आएगा स्ट्रिंग और डी का आएगा बूलियन। देखिए आप, देखिए इसका आ गया इंटीजर क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है, ये फ्लोट का बन गया, ये स्ट्रिंग का और बूलियन टाइप का बोल, ठीक है। देखिए ए का वैल्यू हमने डिक्लेयर क्या किया है 10। अब अगर ड्यूरिंग रन टाइम मैं लास्ट पे ए का वैल्यू क्या करता हूँ 15.8, आप देखोगे कि यहाँ पे इंट जो आ गया ये चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा फ्लोट, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है हमें किस में, पाइथन में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है हम देखेंगे एडिशन, एक सिंपल प्रोग्राम हम बनाएंगे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं बनाऊंगा यहाँ पे जिससे समझ में आ जाएगा आपको कि 2 नंबर्स का एडिशन हम कैसे करेंगे पाइथन, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पे लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। ये हो गई, जैसे मैं आपको बोला था मैंने कि प्रोग्राम जो होता है वो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। a इज़ इक्वल टू 10 एक इंस्ट्रक्शन है, b इज़ इक्वल टू 20 ये दूसरी इंस्ट्रक्शन है, सम इज इक्वल टू a प्लस b ये क्या है, तीसरी इंस्ट्रक्शन है। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू कॉमा सम, ठीक है। तो ये क्या आ गई मेरे पास, चौथी इंस्ट्रक्शन आ गई, ठीक है। अब देखिए ये जो मेरा प्रोग्राम है इसमें टोटल कितने लाइंस ऑफ कोड लिखे हुए हैं, 6 लिखा हुआ है। इसमें लाइन नंबर 2 जो है वो नॉन एग्जीक्यूटेबल है क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये कमेंट है। पहला क्या है, प्रिंट
वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। फिर उसके बाद ये यहाँ पे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करता है, फिर तीसरे वेरिएबल में उनका वैल्यू स्टोर करके रखता है और फिर ये प्रिंट करता है। ठीक है, अब मैं जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारा आंसर क्या आता है 30। तो देखिए ये हमारा क्या बन गया है, एक प्रोग्राम। इसमें हमने क्या लिखे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक इंस्ट्रक्शन क्या है, पहले वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, ये प्रिंट करवाओ। दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या है, ए का वैल्यू 10 डालो। तीसरी इंस्ट्रक्शन बी का वैल्यू 20 डालो। फिर चौथी इंस्ट्रक्शन सम करना ए प्लस बी का। और फिर पांचवी इंस्ट्रक्शन क्या है, सम ऑफ 2 नंबर्स। अब देखिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये हम सीक्वेंशियली चलाते हैं। अब अगर मैं ये जो लाइन नंबर 5 पे मेरी इंस्ट्रक्शन है सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, अगर मैं ये पहले लाऊंगा तो ये चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि ए और बी डिफाइन है ही नहीं। तो ये सम किस चीज़ का करेगा? ठीक है, तो इसीलिए हमारे प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो होती है इन सीक्वेंस में हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को रखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं ये जो वैल्यू है, क्योंकि जितनी दफ़ा मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ उतनी दफ़ा यहाँ पे 30 ही वैल्यू आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे मैन्युअली चेंज करता हूँ 500, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है 520। लेकिन जितनी दफ़ा मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ उतनी दफ़ा 520 ये आता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाए, ये डायनेमिक हो जाए। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि यूज़र यही से वैल्यू दे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इनपुट एक फंक्शन यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। फिर उसके बाद कंट्रोल सी, फिर उसके बाद बी, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो उसके बाद ये इस 2 का सम करेगा और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं इसको क्लियर करता हूँ पहले। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा। जो ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा ये बोलता है एंटर द वैल्यू ऑफ ए। मैं देता हूँ 500। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो मैं वो क्या आएगा, मुझे मैं देता हूँ यहाँ पे 500। तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे आ गया सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 500। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका तो वैल्यू 1000 आना चाहिए। 500 क्यों आ गया? इसका रीज़न आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो हमने टाइप ऑपरेटर यूज़ किया था, जो ही इनपुट कोई भी चीज़ लेता है वो उसको ट्रीट करता है एज स्ट्रिंग। तो अगर हम टाइप चेक करेंगे ए और बी का, वो होगा किस टाइप का, स्ट्रिंग। जब 2 स्ट्रिंग्स होती है तो वो उनको क्या करता है, कनकैटिनेट करता है। क्या करता है, कनकैटिनेट, यानी कि 2 स्ट्रिंग्स को कंबाइन करता है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ए का जो टाइप है वो क्या होगा। टाइप of control set, type of control set, type of a and b is equal to, मैं यहाँ पे टाइप करवाता हूँ टाइप ऑफ a। अब देखिए वो क्या टाइप होगा इसका, और टाइप कॉमा टाइप ऑफ b। ठीक है, तो जो ही हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है टाइप हमारा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। मैं देता हूँ जैसे 100, यहाँ पे मैं देता हूँ 200। ठीक है, तो देखिए ये कौन सी क्लास है, ये स्ट्रिंग क्लास है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रहे हैं इनपुट के थ्रू, ये क्या आ रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब मुझे इनको कन्वर्ट करना है किस में, इंटीजर में। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा वर्ड इंट। तो इंट से क्या होता है, ये इसको कन्वर्ट करेगा इसको किस में, इंटीजर में। तो मैं यहाँ पे जब इंट बी लिखूँगा तो आप देखेंगे तो ये जो ए का वैल्यू है ये किस में कन्वर्ट होके चला जाएगा, ये इंटीजर में कन्वर्ट होके चला जाएगा। देखिए एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैं दूंगा 800, मैं दूंगा यहाँ पे 700, तो मेरे पास आ गया आंसर 1500। अब देखिए
इसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। क्या कहते हैं हम? टाइप कास्टिंग। जब हमारे पास फॉर एग्जांपल फ्लोट है, उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किस में? इंटीजर में। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? टाइप कास्टिंग। ऐसे ही अगर आपके पास है स्ट्रिंग, आप उसको कन्वर्ट चाहते हो इंटीजर में, तो आपको इंट वर्ड यूज़ करके उसको टाइप कास्ट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से इसको टाइप आपका दिखाऊंगा कि पहले इसका इंटीजर टाइप था, अब देखिए अब इसका क्या टाइप बन गया। जो ही मैं इसको अब रन करूंगा, वेलकम टू द एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो ये आ गया 500, ये आ गया 800 में लिखूंगा। तो देखिए यहाँ पे टाइप तो एक ही वही है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे हमारे पास टाइप, क्योंकि हमने टाइप चेंज किया, लेकिन जो हमारे पास सम है वो क्या, उसका क्या वैल्यू आ गया? उसका वैल्यू आ गया हमारे पास इंटीजर। ठीक है, ये बात आ रही है आपको समझ में? क्योंकि ए तो फिर भी ए का जो टाइप है वो तो चेंज नहीं हो गया, वो तो फिर भी किस फॉर्म में रहा? वो रहा फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल वाला प्रोग्राम जिसमें हमने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स किया। ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन का भी कर सकते हैं, ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन का भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अब माइनस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, तो देखिए यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैं लिखूँगा 50, यहाँ पे मैं लिखूँगा 30, तो अब देखिए यहाँ पे क्या आंसर आएगा। यहाँ पे आ गया मेरे पास आंसर 20। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। और भी पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीज़ें सीखनी है हमें। तो फ़िलहाल ये हमारा एक पहला वीडियो था जो मैंने प्रिपेयर किया था फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।